का दौर जारी है और आप लगातार लोगों के बीच 2024 को लेकर के जा रहे हैं। आपने कई सारी बातें रखी है, एमएलए का फुल फॉर्म हो या फिर यहाँ पर नीति लिखने की बात हो, तमाम चीजों को लेकर के आपने बहुत सारी बातें रखी है। देखिए, मेरा भी मानना है कहीं ना कहीं हम लोग 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं और जैसे जैसे समय बीत रहा है हम लोग और मजबूत हो रहे हैं। खासकर जानकारी के स्तर से, शैक्षणिक स्तर से, मानसिक स्तर से हम लोग बहुत मजबूत हो रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग देखें कि बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ बहुत अच्छी नीतियाँ हैं, वहाँ बहुत अच्छा से स्टेट रन भी होता है और हमसे बेहतर स्थिति में है। लेकिन हमारे यहाँ स्टेट रन नहीं करने के कारण और शासन और प्रशासन रन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारी सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके पास आइडियाज नहीं है, पढ़े लिखे कम है, उनके पास दूर की सोच होती है वो नहीं दिखती है। यानी साफ भाषा में वो एमलेस है, मिशनलेस है, विजनलेस है, जिस कारण आज हमारी राजकीय दुर्गति है। तो 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य भारत देश में तो कम से कम नंबर 1 होता है। और ये मेरा नहीं, इस राज्य के प्रथम राज्यपाल माननीय प्रभात कुमार का स्टेटमेंट था कि हमारे राज्य है वो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनेगा। इसलिए मेरा मानना है कि पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीति की जो भागदौड़ है उसे संभालने का वक्त आया है। समिति को अगर बात की जाए, इस समिति को आपने अब पार्टी बनाने का निर्णय ले लिया है, इसको लेकर के अब आप आगे बढ़ रहे हैं? निश्चय ही हम लोग इस समिति को एक दल के रूप में परिभाषित करने के लिए जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है उसके माध्यम से हम लोग प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और निश्चय ही कुछ महीनों में दल के रूप में एक नए नाम के रूप में हम लोग सामने दिखेंगे। जयराम जी, आप नीति निर्धारण की बात कर रहे हैं, लेकिन सत्ता सरकार का खिलाफ है, लेकिन डुमरी चुनाव में आपका साइलेंट समर्थन जो है वो नहीं, बिल्कुल नहीं था ये आरोप। क्योंकि वो जो 30 सेकंड का वीडियो देखेंगे वो मैंने ये भी कहा था यूपीए को क्यों, एनडीए क्यों, तो एनडीए वालों ने मौका देखा उसको काट के चला दिया। इसलिए चूंकि आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मीडिया को बहुत सम्मान है, आप लोग एकेडमिक लोग हैं, वो 30 सेकंड के वीडियो पे ना जाए। हमने स्पष्ट कहा था ये चूंकि सीट किसी की डेथ के कारण खाली हुआ है, हम लोग जब चुनावी सभा की शुरुआत करेंगे फ्रेश सीट से करेंगे और संभव 2024 में ही करेंगे। जयराम जी, आप नीति निर्धारण की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी शिक्षकों की जो बहाली आई थी उसको हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। फिर से एक बार जो है बेरोजगार युवा जो है वो परेशान है कि किस तरीके से उन्हें आगे नौकरी सरकार ये देगी या नहीं देगी। देखिए, नीति निर्धारण राज्य में एक बहुत ही चैलेंजिंग विषय है। सामने देखते बिल्कुल सामने आप 23 सालों के झारखंड को देखिए, इसका प्रमुख कारण यही है कि झारखंड एक औपनिवेशिक से गुलाम है। बाकी जो भी राज्य है वहाँ परतंत्र नहीं स्वतंत्र है, स्वतंत्रता है। उस राज्य के लोग नीति नियम बनाते हैं, उस राज्य के लोग विधि व्यवस्था में है। लेकिन झारखंड मुझे लगता है शायद अगर पूर्ण राज्य की बात कही जाए तो झारखंड एकमात्र राज्य है जहाँ विधि का निर्माण, नीति का निर्माण यहाँ के मूलवासी नहीं अपितु थोपे हुए लोग करते हैं। इसीलिए नीति को ऐसा बनाते ताकि हम थोपा जाए और एक ऐसा वेक्टर रहे जिसमें सभी राज्यों को, पूरे भारत को आने का न्योता मिले। तो इसीलिए मुझे लगता है स्थानीयता को लेकर झारखंड को सोचना चाहिए। झारखंड के प्रत्येक नौजवान 3.25 करोड़ की आबादी को सोचना चाहिए झारखंड में किस प्रकार से यहाँ के लोगों के, मूल लोगों के हक को छीना जा रहा है, उनके हक को किसी और को बेचा जा रहा है। आज सोचने का समय है, नहीं तो 20 सालों में झारखंड एक खंडहर विस्थापित क्षेत्र के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। जयराम जी, वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हैं क्या आप? राजनीतिक दलों का लंबा नहीं, बहुत लंबा, बहुत चैलेंजिंग, क्योंकि हम लोग जिससे टकराएंगे वो आसान बात नहीं है, किसी भी प्रकार से आसान नहीं है। हम लोग नया दल है, नए नौजवान हैं, हमारे पास नए आइडियाज हैं, लोग हमारे पास है, मानते हैं, एक बहुत बड़ी आवाम हमारे पास है। लेकिन जब उसको वोट में तब्दील करेंगे तो बहुत चुनौतियां आएंगी। और हमारी जो आज की राजनीतिक परिवेश क्या है ना, धनबल का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जब धनबल का प्रयोग होता है तो जनबल कहीं ना कहीं हार जाती है। तो हम लोग 2024 में एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि जनबल का स्थान ऊंचा रहे और धनबल उसके सामने टिक ना पाए। इस तरह की ताकत दिखाने के पीछे का क्या मकसद है? बिल्कुल, राजधानी महत्वपूर्ण है। राजधानी एक ऐसा प्लेस है जहां आपको ताकत दिखाएंगे तभी आपकी राज्य में महत्व और इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। धनबाद बोकारो में बहुत हुआ, हम राजधानी को जो हमारा केंद्र बिंदु है वहां ताकत दिखाने की बात की और आज मुझे लगता है ताकत पूरे राज्य में देख लिया। ये नन्हा सा बालक कर क्या सकता है। ऐसा जयराम जी, आरोप लग रहा था कि आप बीजेपी के एजेंट हैं और उसका भी आरोप क्या बोले? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उनको कैसे विश करेंगे? देखिए, पहला बात तो उनसे हमारी वैचारिक लड़ाई है, व्यक्तिगत नहीं आता। देश के प्रधानमंत्री को, श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही एक संदेश चाहेंगे कि गांधी के देश में, संवैधानिक देश में गांधी की हत्या ना की जाए। उन्होंने कहा था रिसर्च अगर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। आज देखिए गोंदलपुरा में एनटीपीसी का मतलब इस प्रकार से मैंने कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, गांव को हटाने का प्रयास किया जा रहा है और बकायदा सेक्रेटरी फोन कर रहे हैं कि सेंटर से प्रोफेसर है। तो सेंटर में मोदी जी बैठे हैं तो उन्हें संज्ञान में लेना
चाहिए। गांधी का देश तभी होगा जब हमारे पास संसाधन है उसका समान बंटवारा होगा। संवैधानिक देश तभी माना जाएगा जब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता की बात होगी। ना क्या अडानी की बात करेंगे, ना ही पूंजीपतियों की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के सरकारी काल में ये तो दिखा है कि पूंजीपतियों को आश्रय मिला है, पूंजीपतियों का लोन माफी हुआ है, बकायदा रामदेव बाबा से लेके जितने भगोड़ा है, लेकिन एक आम व्यक्ति, एक आम किसान कहीं ना कहीं आत्महत्या के कार पर पहुंचा है। तो देश के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं और चाहेंगे गांधी का देश, गांधी की विचारधारा को जिंदा रखा जाए, संविधान का देश, संविधान की मान मर्यादा रखी। अच्छा, मुख्यमंत्री का बना लिए हैं, अब इसके बाद जो है आप जिसको बाहरी कहते हैं उसके पास वोट मांगने जाएंगे या फिर नहीं? देखिए, सबसे पहला बात, हम दो राज्यों में आइडेंटिटी को नहीं स्वीकार करेंगे। हम लोग अपने नीति सिद्धांत के साथ रहेंगे। दो राज्यों में आपकी आइडेंटिटी है, दैट मीन्स आप गलत है। तो हम लोग बिल्कुल भी, अगर दो राज्यों में आइडेंटिटी है तो उनसे हम यही अपील करेंगे कि जिस प्रकार हमारे लोग तमिलनाडु में, जिस प्रकार हमारे लोग केरल में रहते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, आश्रय पाते हैं, उसी प्रकार आप भी आचरण कीजिए, आप भी व्यवहार कीजिए। किसी के अधिकार को डबल आइडेंटिटी के साथ नष्ट न कीजिए। ये भारत है, यहाँ नागरिकता एक होता है लेकिन डोमिसाइल आपका राज्य के अनुसार होता है। ये अमेरिका नहीं है कि राज्य आपको एक नागरिकता देगा और देश एक नागरिकता देगा। ये भारत है, नागरिकता हमारी एक ही है, लेकिन स्थानीयता हमारी राज्य के आधार पर तय होती है। और एक व्यक्ति एक राज्य की स्थानीयता को ही तय कर सकता है। अपना जो अधिकार है, उस राज्य का प्रावधान है, एक ही राज्य में तय कर सकता है। तो उन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि भाईचारा का संदेश दे और किसी के हिस्से को छीनने का कार्य। जयराम जी, सीएम अपने भाषण में कहे हैं कि रोजगार की ओर युवा ध्यान दे, क्योंकि नौकरी में कुछ रखा नहीं है। नौकरी रहेगा तो फिर क्या बोलते हैं, प्रमोशन मांगेगा, मतलब कि ट्रांसफर मांगेगा, बहुत सा पेचीदा मामला है। जो नौकरी को लेकर के जो लगातार जो है आप लोकसभा भी करते हैं, उसमें अपना जिक्र करते हैं, तो ये रोजगार की बात कर रहे हैं सीएम। देखिए, यदि राज्य में नौकरियां हैं तो भाई नौकरियों पर आपको राज्यवासियों के अधिकार को देना, क्योंकि सरकार आपने उसी को कह के बनाया। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑप्शन, विकल्प है हमारे पास जिनमें रोजगार के साधन सृजन किए जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसे मैंने, अगर आप रोजगार के साधन कहें तो मैं उदाहरण देता हूँ। हमारे पास लाखों किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट बिछा है। आप इसमें ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, या फिर हमारा एक पर्यटक क्षेत्र है, हमारे पास अनगिनत डैम है, जल को गेहूं के लिए पहुंचा के बहुत सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, उनके माध्यम से रोजगार के सृजन किया जा सकता है। और जो नौकरियां हैं उनको तो आपको फुलफिल करना ही होगा, क्योंकि बिना नौकरियों के आज लोकतांत्रिक देश कैसे चलेगा। आपको सीओ की जरूरत पड़ेगी, बीडीओ की जरूरत पड़ेगी, आपको जेई की जरूरत पड़ेगी, आपको शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, आपको चपरासी की जरूरत पड़ेगी, आपको माली की जरूरत पड़ेगी। नौकरियां किसी नहीं आप देंगे, आपको नौकरी देना होगा। अब आप इनको टेंडर लगा के आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर शिक्षा को भी बेचेंगे, तमाम वैकेंसियों को बेचेंगे, तो झारखंड के पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए राज्य सरकार अगर ये बयान देती है तो दुर्भाग्य है। अगर ऐसा ही करना है तो ठीक है, मुर्गा मुर्गी पालन करें। आप बसंत सोरेन को टिकट क्यों दिए, गुरु सोरेन को देते हैं। आज ये तो गनीमत है कि आपके परिवार में 4 लोग पीट पाट है, इसलिए 3 गो विधायक, एक सांसद है। 18 लोग पीट पाट होते हैं तो मुझे लगता है संथाल परगना की 18 सीटें आपकी होती। तो ये ड्रामा मुख्यमंत्री ना करे, एक ऐसे राज्य का निर्माण करें क्योंकि लोगों ने उम्मीद के साथ, मूलवासी आदिवासियों ने बहुत उम्मीद के साथ उनको लाया है। उनकी उम्मीदों पर जयराम जी, आप 32 की बात करते हैं, 32 की आप बात कोमी समाज का आंदोलन शुरू हो रहा है एसटी सूची में शामिल करने को लेकर, उस पर क्या कहेंगे, उस पर क्या? देखिए, भारत एक संवैधानिक देश है। इस संविधान के देश में हर किसी को अपने संविधान के दायरे में रखकर अपने अधिकार को मांगने का अधिकार है। बाकायदा कुर्मियों का जो इतिहास रहा है, आप भी जानते हैं कि खेती से उनका इतिहास रहा है। यहाँ के मैंने आदिवासीता लोग हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ छल इसलिए हुआ है क्योंकि मैक्सिमम जो उद्योग है उनकी जमीनों पर है। तो इसलिए मेरे सभी भाइयों को भी ये सोचने की आवश्यकता है कि उनकी लड़ाई ऐसी लड़ाई है जो पीड़ित है। आपको मजाक लगेगा, कुड़माली जो भाषा है, हाल फिलहाल 2011 की जनगणना में मात्र 43 दिखाया गया। तो सोचिए, जिसकी आबादी पूरे आसपास के 3 राज्यों में 2 करोड़ 2.5 करोड़ है, उनकी भाषा को 43। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है उनको मिटाने का, उनको नष्ट करने का। तो हम तो बार बार कहते हैं, बाकायदा हमको जब पूरा बात रखने का मौका दीजिएगा तो जो अभी विवाद चलता है उस पर भी हमारे पास विकल्प है। जब हमने कहा कि ईडब्ल्यूएस जिसको कोई जानता नहीं था, उसको लोगों ने धरातल पर लाया, तो आप केंद्र की सूची में जो है रहने दीजिए। राज्य को अगर समस्या होती है बाकायदा तो हम ये भी तर्क देते हैं कि आज पहाड़िया जनजाति, बिरोहरी जनजाति, बिरोजिया जनजाति, ये बाकी जनजातियों के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो उनके लिए भी एक स्पेशल ट्रैक्स में आप रखें। तो ठीक उसी प्रकार किसी भी प्रकार आपसी मतभेद न हो, ये मांग उनकी आज सदियों से चली आ रही है। ये संवैधानिक मांग है और भारत का संविधान, राष्ट्रपति को अधिकार है, संसद को अधिकार है किसी को सूची में डालना, हटाना। लोकुर कमेटी बनी 1965 में। तो ये भारत एक स्वतंत्र देश है, लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र में लोगों की मांगने को आदिवासी लोग तो विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप लोग जो है उनका हक अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताइए, आज तो मोटा मोटी जो समुदाय सूचीबद्ध नहीं है, आज तो सूचीबद्ध नहीं है। अभी कब होगा नहीं होगा ये अलग विषय है, लेकिन आज आदिवासियों के साथ किसने अन्याय किया है? देखिए रांची की स्थिति देखिए, जहाँ जहाँ उनका आशियाना है, जहाँ जहाँ उनका ठिकाना है, तो ये केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है। हम तो कहते हैं अगर ऐसा बात होता है तो राज्य सूची एक बनाई जाए जिसमें एक फार्मिंग ट्रैप तय किया जाए, एक प्रिमिटिव ट्रैप तय किया जाए, केंद्र सूची एक रहे।
आखिर बाकी राज्यों में कहीं अदर बैकवर्ड कास्ट 1, 2 है, MBC है, OBC है, BC1 है, BC2 है, लेकिन केंद्र सूची में एक है EWS। कोई नहीं जानता था। 2016 में अचानक आके टप क्यों? समय की मांग थी, तो विवाद ना हो, एकतर समस्या का समाधान हो, लेकिन किसी का अधिकार कोई ना छीने। और मैं बकायदा ये बात आपको बताना चाहूंगा, यहाँ अगर शोषण होता है तो आम से आप बोलते हैं दलित उत्पीड़न, आम दलित का उत्पीड़न होता है, आदिवासी उत्पीड़न तो आम आदिवासी का उत्पीड़न होता है। लेकिन कुर्मी एक ऐसा समुदाय है, मुझे लगता है नफरत की नहीं, वो साजिशों का शिकार हुआ है। आज 2 नेता कोरोना में जूझे, दोनों कुर्मी के थे। इट्स नॉट कोइंसिडेंस, इट्स कॉन्स्पिरेसी। आज जगन्नाथ महतो दुनिया में नहीं है, श्रद्धांजलि। दूसरा नेता भी कुर्मी का बेटा है, इंद्रजीत महतो। पहले हम प्रार्थना करते सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी आस्था को कि वो इंसान स्वस्थ हो। तो वो साजिशों से जूझ रहा है वो समुदाय। मीडिया बंधु कभी दिखाइए, सुनील दा की हत्या हुई, लेकिन जो दूसरा शख्स मारा गया तो उनके सामने प्रभाकर महतो था। क्यों मारा गया? इसलिए मारा गया। लेकिन जयराम जी, आप ये बताइए कि आपने संजय सेठ का जिक्र किया आपने, और आपने ये कहा कि बाहरी सांसद है, मतलब वो राजस्थान के या कहीं का भी रहे, तो क्या लोकतंत्र में इजाजत नहीं है कि कोई कहीं भी जाकर के प्रतिनिधित्व कर सकता है? नहीं, सही बात है। भारतीय लोकतंत्र में कोई विधानसभा लोकसभा का चुनाव कोई कहीं से लड़ सकता है। झारखंड के लोग आज तक कभी बिहार, यूपी, बंगाल से नहीं लड़े हैं। तो ये थोपा हुआ लीडर कि हमारे पास लीडरशिप की कमी है। उनको जनादेश मिला था ना, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, ठीक है, जनादेश इसलिए मिला था कि हमको कमजोर करके रखा गया। इट्स प्लानिंग है। हमें आर्थिक कमजोर बना के रखा गया, हमें राजनीतिक कमजोर बना के रखा गया, हमें सामाजिक कमजोर। आज जो आदिवासी मूलवासी को टकराया जा रहा है, कहीं न कहीं सामाजिक कमजोरी कमजोर करने के लिए, ताकि वे लोग आसानी से शासन और शोषण कर सके। तो इसलिए ठीक है, जनादेश है, लेकिन इसलिए जनादेश है क्योंकि मरता का कुछ नहीं होता है, वो किसी के भी शरण में चला जाता है। तो वही हाल हमारा है। इन्होंने हमें कहीं ना कहीं पंगु बनाकर रखा है। 70 सालों में हमारा दोहन हुआ है। देखिए, इतना बड़ा जमीन अधिग्रहण हमारा होता है, यूपी, बिहार, बंगाल, MP वालों को यहाँ बसाया जाता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को हमारे जमीनों का अलॉटमेंट किया जाता है। तो ये अन्यायकारी, दमनकारी नीतियां हैं जिसका हम लोग विरोध करते हैं, और इसी के साथ 2024 में हम लोग एक बदलाव की संखनाद करते हैं जो राज्य के लिए बेहतर लेके आए। जयराम जी, आप भी दिखाई कोई बड़ा इशू नहीं है देव बाबू। मुझे लगता है एक जिला अध्यक्ष जिसको खुद की जानकारी नहीं, उस पर हमारा टिकट टिप्पणी नहीं, जो कहना था हमने मंच में कह दिया। जयराम जी, 32 पर आप सरकार को घेरते हैं। हम अभी देखिए, सबसे पहला बात एक चीज आपको जानना होगा, एक सामाजिक होता है, एक राजनीतिक होता है। जब सामाजिक लोग राजनीति में आएंगे तो दिक्कत होगा, राजनीतिक लोग सामाजिक में जाएंगे तो भी। इसीलिए समाज का एक अलग दायरा होता है, राजनीति का अलग दायरा होता है। हम लोग राज्य को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बाकी आंदोलन का हम लोग नीतिक समर्थन करते हैं, लेकिन राज्य को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राज्य के मुद्दों के साथ कर रहे हैं, और हम लोग एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर अपना जो कार्य कर रहे हैं। इसलिए समाज का आंदोलन है, सामाजिक लोग हमसे बेहतर है, हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी है, हमसे ज्यादा मारक क्षमता है, उनमें ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, वो लोग बेहतर टैकल करते हैं। जयराम जी, जिस 32 पर आप सरकार को घेरते हैं, जिस 32 पर आप सरकार को घेरते हैं, मतलब कि आप अपनी सभाओं में 32 का जिक्र करते हैं और प्रमुखता उसको जगह देते हैं आप। वही सरकार, मतलब जो मौजूदा सरकार है यहाँ पर, वो 32 को लेकर के जो है कैबिनेट से पास करती है, विधानसभा से पारित करती है, तो वो कहीं ना कहीं जो है 32 को लेकर के वो जो है वो भी मुखर है। लेकिन आप जो है, चूंकि संवैधानिक तौर पर आप देखेंगे, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे देखेंगे या हाईकोर्ट की तरफ से जो भी